हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज चला रखी है जहां पे हम लोग 6th, 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, जिसका नाम होता है कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम इसका पहले ही कर चुके हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। यहां पे एक ब्रीफली आपको मैं थोड़ा सा इसका कंटेंट वाला लिस्ट दिखा देता हूं कि इसके कंटेंट में क्या क्या है और क्या क्या हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपकी जो ये 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, ये ज्यादातर फोकस करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर। ये मिनरल्स के ऊपर फोकस करेगी, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेगी, वाटर रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट। तो इसका ज्यादातर जो फोकस होने वाला है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर होने वाला है। और एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी है। और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा। देखिए, थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कई सारे इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स वाले, ये देखिए यहाँ पे इंक्लूड, हालांकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंक्लूड है यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन यहां पे इस एनसीईआरटी में मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। क्योंकि जब आप रिसोर्स की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करते हो, एग्रीकल्चर की बात करते हो, जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की और नेशनल इकोनॉमी की बात करते हो, तो ज्यादातर चीजें जो है ना वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इसका करंट में क्या स्टेटस है, पहले क्या स्टेटस था, कैसे हम लोग इसको पूरा पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हमारे यहाँ पे लागू हो सकती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इन पूरी की पूरी जब चीजों के बारे में बात करेंगे तो मेंस के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। और जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जो बात है, इन दो चैप्टर से मैंने काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां पे इंक्लूड किए हैं। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब यूपीएससी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, किसी और एग्जाम को हम यहां पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो कम से कम इन 2 यूनिट से कम आपको यहां पे 10 से 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहां पे इंक्लूड किए हुए हैं। इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप इन एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन को आप इनडायरेक्टली कवर कर सकते हो। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, वहां पे आप कवर कर लोगे। लेकिन एक बात तो श्योर है कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चन में से कम 70 to 80% क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से आराम से कवर कर सकते हो। 70 to 80% एक अच्छा खासा परसेंटेज होता है। हालांकि कुछ जो ऑप्टिमिस्टिक टाइप के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम 90% भी कर सकते हो किसी किसी केस में। जब क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे आते हैं ना, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार, उन क्वेश्चन को आप 80-90% तक भी कर सकते हो। लेकिन अगर टफ क्वेश्चन भी अगर यूपीएससी बनाता है तब भी आप 70 से 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैंडल कर सकते हो। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप एनसीईआरटी को डीपली पढ़ो, समझ के पढ़ो, सिर्फ रट्टा नहीं मारना ऊपर ऊपर से, ठीक है। समझ के पढ़ोगे तो 70 to 80% क्वेश्चन आपका यहां से आराम से हैंडल हो जाएगा। फिर से हमेशा की एनसीईआरटी की तरह यहां पे भी मैं वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो अपनी स्टडी का लेवल रखा है वो इसी एनसीईआरटी तक लिमिटेड रखने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया है। हालांकि इस एनसीईआरटी में मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया है, लेकिन इतना ज्यादा भी कंटेंट ऐड नहीं किया कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी का रेलेवेंस ही खत्म हो जाए। उनका रेलेवेंस अपनी जगह है, जिसको हम लोग उस क्लास में पढ़ेंगे। जहां जहां पे मुझे लगा है थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने यहां पे डालने की कोशिश की है इस एनसीईआरटी के लेवल के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो पहला जो आपका चैप्टर होता है वो होता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, इस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी काफी अच्छे खासे तरीके से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, वो उन रिसोर्सेज के डिप्लीशन के बारे में बात की थी, कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, काफी ज्यादा इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो बेसिकली आपका जो प्रीवियस चैप्टर था, जो पहले हम लोग रिसोर्सेज वाला पढ़ चुके हैं, उसी की ही कहीं ना कहीं एक्सपेंशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। देखिए, पिछली क्लास में जब आपको रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया था, तो डेफिनेटली इस यूनिट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी चीजें कर चुके हैं। उसमें जो रिसोर्सेज की डेफिनेशन दी गई थी वो बहुत सिंपल भाषा में जो उसकी डेफिनेशन दी गई थी, वो कहता था दैट एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड
to fulfill the need of human beings, or anything that can be used to satisfy the need of human beings is a resource. That was a definition which was given in the previous class, that everything available, क्या कहता है, everything available in our environment which can be used to satisfy our need is a resource. इतनी डेफिनेशन आपको जो है पिछली क्लास में दी गई थी, लेकिन क्योंकि एक क्लास हम लोग आगे जा चुके हैं, देखिए इतनी अगर एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े ना, इतनी डेफिनेशन आपके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि क्लास आपकी एडवांस हो चुकी है, इसीलिए इस बार हम थोड़ा सा इस डेफिनेशन को एक्सपेंड करेंगे। कहता है that everything available in our environment which can be used to satisfy our need is a resource, मान लिया, but there are some conditions provided if it is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable, only then it can be a resource। मतलब आपकी नीड सेटिस्फाई होना ही जरूरी नहीं है भैया, वो जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो टेक्निकल एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि उसको हम लोग डेवलप कर सकें और अपने फायदे के लिए यूज कर सके। इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि देखो रिसोर्स तो है, मान के चलो आप, जैसे अगर आप मान लो क्रूड ऑयल की बात करते हो, अब क्रूड ऑयल आपको सऊदी अरेबिया में भी मिलता है, क्रूड ऑयल आपको जो है किसी और कंट्री पे भी मिलता है। मान लो आपको क्रूड ऑयल मिला हरियाणा के अंदर, वहां पे आपने स्टडी किया, रिसर्च किया और आपको पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारा क्रूड ऑयल का रिजर्व भरा पड़ा है, लेकिन क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया में भी है। अब देखिए, क्रूड ऑयल जो सऊदी अरेबिया में है वो सरफेस के बिल्कुल पास में है, उसको आप इजिली टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सेस कर सकते हो। उसको एक्सप्लोएट करना, उसको तेल को वहां से निकालना बहुत सस्ता पड़ता है, तो इकोनॉमिकली फिजिबल है। अब हरियाणा में जो क्रूड ऑयल है ये बहुत डीप जाके है, इसको पहली बात तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं कि आप उसको एक्सेस कर सको। दूसरी बात, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आ भी गई तब भी हरियाणा से क्रूड ऑयल को निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। अरे भैया, उसको निकालने में इतना खर्चा आ जाएगा जितने उसकी खुद की कीमत नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में जो क्रूड ऑयल है वो इकोनॉमिकली फीजिबल है? नहीं। सऊदी अरेबिया में जो है वो बिल्कुल सस्ता पड़ता है, इसलिए तो निकाल रहे हैं, और इसीलिए हम लोग उसको रिसोर्स बोलते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो पाया जाता है वो फिलहाल उसको हम लोग रिसोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी नहीं है और इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं है, इसीलिए हम उसको रिसोर्स नहीं कह सकते। हरियाणा वाले कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंटली नहीं कह सकते, हो सकता है फ्यूचर में हम लोग बढ़िया टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लें, उस समय इकोनॉमिकली फिजिबल हो, लेकिन फिलहाल नहीं है भैया। तो ये कहना है, तो सिर्फ और सिर्फ कोई चीज वहां पे एग्जिस्ट करना, इसीलिए हम उसको रिसोर्स नहीं कह सकते। रिसोर्स होने के लिए कई सारी चीजें वहां पे आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आपको कल्चरली का अगर मैं आपको दूं, जैसे मान लो कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जहां पे बीफ नहीं कंज्यूम किया जाता है। अब मान लो वहां पे बहुत सारी बीफ मतलब गाय हैं, तो जब वो वहां पे कंज्यूम ही नहीं करते तो वो उनके लिए रिसोर्स भी नहीं हो सकता। जहां पे कंज्यूम करते हैं वहीं पे तो रिसोर्स होगा जहां पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसका मतलब थोड़ा सा आप इसी बात से समझ सकते हो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अब वो जब कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा तभी तो लोग उसको खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे भैया तभी तो प्रोड्यूस करोगे, है ना। और प्रोड्यूस करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब इस डेफिनेशन के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि पूरा चैप्टर ही आपका रिसोर्स के आसपास घूमता है। तो अगर आपको रिसोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन और इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आने वाले चैप्टर में आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो रिसोर्स क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सके उसे कहते हैं रिसोर्स, बट सम टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर। पहली बात तो ये कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उसको एक्सेस कर सके। अब रिसोर्स तो चांद के ऊपर भी हैं,
क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फिलहाल नहीं कर सकते, फ्यूचर में शायद कर लें। लेकिन आज मान लो चांद के ऊपर बहुत सारा एल्यूमिनियम पाया जाता है, पॉसिबल है। चांद के ऊपर बहुत सारा गोल्ड पाया जाता है, तो क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। धरती पे जो है वो हमारे लिए रिसोर्स है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, सस्ता पड़ना चाहिए तभी तो मिलेगा, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हैं तभी कोई चीज आपके लिए रिसोर्स हो सकती है, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल दैट एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें भी वेरी वेल नो कि ह्यूमन बींग्स के आसपास ही घूमती हैं। आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नेचर से ही मिलती हैं, उस नेचर वाली चीजों को हम लोग टेक्नोलॉजी से ही एक्सेस करते हैं, और टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे जो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जैसे मिनिस्ट्री अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, वो भी तो एक इंस्टीट्यूशन है। सिविल सर्विसेज भी, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है ना। मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन टाइप ही समझ लीजिए आप, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जब आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं तभी आप किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। पहली बात तो ये। चलिए आगे कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड एंड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि ये जब तीनों चीज, सारी की सारी चीजें मिलेंगी तभी आप किसी नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और बिना ट्रांसफॉर्म किए तो आप उसको यूज कर नहीं सकते। जैसे आपके एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आयरन ओर, है ना। आप आयरन ओर की बात करें, आयरन ओर मान लो नेचर में भरा पड़ा है, लेकिन क्या आप उस आयरन ओर से कुल्हाड़ी बना सकते हो? क्या आप उससे चाकू बना सकते हो? नहीं बना सकते। जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे, और टेक्नोलॉजी का यूज आप किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही करोगे, किसी कोई फैक्ट्री लगाओगे, कोई कंपनी लगाओगे, है ना, या फिर खुद आप जो है स्किल सीखोगे, तो जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे, तब तक आप जो है नेचर में पाई जाने वाली चीजों का यूज नहीं कर सकते हो। तो ये इंटरडिपेंडेंस होती है टेक्नोलॉजी की, इंस्टीट्यूशन की और नेचर की, तभी आप किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो हम लोगों को आयरन ओर को पहले तो आयरन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और इस आयरन से हम लोग अलग अलग चीजों को बना सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब इस आयरन से आप जो है नाइफ भी बना सकते हो, इससे आप स्वॉर्ड भी बना सकते हो, है ना, इससे दुनिया भर की चीजें बना सकते हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होती है, इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही होती है, और तभी आप कोई चीज का मीनिंगफुल मतलब यहां पे निकाल सकते हो। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो नेचर में रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो फ्री हैं, वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट हैं, ऐसा कई लोगों को लगता है, लेकिन सच में ऐसा है नहीं। दे आर नॉट फ्री गिफ्ट फॉर अस। रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो ह्यूमन एक्टिविटी का फंक्शन होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी तो वो रिसोर्स भी नहीं होंगे, मतलब वहां पे पड़े रहेंगे। तो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हो, इसको 2-4 बार पढ़ोगे ना, ये आपको याद हो जाएगा। और इसी तरह के सेंटेंस, वर्ड्स जब अपने एग्जाम में आप यूज करोगे ना, काफी इफेक्टिव होते हैं। सोचने का तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के बिना किसी भी सोर्स का कोई फंक्शन नहीं है। किसी भी सोर्स का फंक्शन तभी होता है जब आप ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दैट। इवन ह्यूमन बींग्स भी अपने आप में ही एक रिसोर्स हैं, है ना। ह्यूमन रिसोर्स की हम लोग बात करते हैं ना, हम भी तो रिसोर्स हैं, और ह्यूमन बींग तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। हमारे बिना तो बाकी सारे रिसोर्स बेकार हो जाते हैं, उसका कोई यूज ही नहीं, क्योंकि इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो हम लोग जो है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। अब ये जो रिसोर्स होते हैं उसको हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और पहले हम लोग कर सकते हैं ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन के बेस में मतलब वो कहां से पैदा हुआ, हम कह सकते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब वो उसको खर्च होने के हिसाब से। एक होता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये भी पिछली क्लास में कर चुके हैं। इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट, एंड कम्युनिटी मतलब समाज का,
नेशनल मतलब राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वो कितना डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैटेगराइज इनटू पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक एंड द रिजर्व रिसोर्सेज। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे हल्का फुल्का। तो रिसोर्सेज जो है, एक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। आप समझ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज में तो कोई बताने की जरूरत नहीं। स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, भैया सरकार हमने बनाई है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना रखी हैं, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, है ना, तभी तो हम लोग किसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं ना नेचर से, तो वो तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। नेचुरल रिसोर्स में हमारे पास दो हो गए, एक हो गया हमारे पास रीन्यूएबल, दूसरा हो गया नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मतलब जिसको आप लोग बार बार रिप्लेनिश कर सकते हो, जिसे आप बार बार जो है रिफ्रेश कर सकते हो, उसे कहते हैं रीन्यूएबल। न्यू मतलब उसको नया, बार बार उसको आप नया बना सकते हो। रीन्यूएबल का मतलब होता है जो एक बार खत्म हो गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा, एग्जॉस्ट हो गया है वो। अगर वो वापस आएगा तो उसको बहुत 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 साल लगते हैं वापस आने में, उसको पैदा होने में बहुत साल लगते हैं, ठीक है। वो हमारा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो जाता है। अब जो हमारा जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल भी हो सकता है और हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, लगातार हमें मिलता रहता है, तो ये भी रीन्यूएबल होता है। उसके अलावा जैसे हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट वगैरह हो गए, ये भी तो रीन्यूएबल होता है फॉरेस्ट। हालांकि एक बार फॉरेस्ट को अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको पैदा होने में काफी समय लग जाता है, लेकिन रीन्यूएबल तो हो सकता है ना, पेड़ पौधे आप दोबारा से लगा सकते हो। वाइल्ड लाइफ को अगर आप प्रॉपर तरीके से कंजर्व करो, प्रोटेक्ट करो, तो उसको भी आप रिवाइव कर सकते हो, है ना। नॉन रीन्यूएबल होते हैं हमारे, रिसाइक्लेबल होते हैं, जैसे मेटल्स हो गया ना, मेटल को आप बार बार अलग अलग तरीके से उसका यूज कर सकते हो ना, तो रीन्यूएबल है। तो ये है तो नॉन रीन्यूएबल, लेकिन रिसाइक्लेबल है, रिसाइकिल आप उसको कर सकते हो। एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल, मतलब एक बार अगर वो खत्म हो गया तो उसको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, है ना, तो वो हो जाता है आपका जैसे फॉसिल फ्यूल्स, एक बार खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, वो एटमॉस्फेयर में चला गया, है ना, कार्बन बन के, हीट बन के। लेकिन मेटल्स को आप बार बार यूज कर सकते हो, है ना, तो ये रिसाइक्लेबल है। तो ये कुछ रिसोर्सेज की बेसिक जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे थी। अभी थोड़ा सा इसको हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसके अंदर लाइफ होती है। बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, है ना। जैसे आपका फिश हो गई, आपके जानवर हो गए, लाइफ स्टॉक्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गया, ह्यूमन, हम भी तो बायोटिक रिसोर्सेज ही है ना, मतलब जिसके अंदर जीवन होता है उसे आप बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हो बेसिकली, ठीक है। जो ऑक्सीजन लेते हैं फूड को बनाने के लिए बेसिकली, है ना, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं होते हैं। इवन बायोटिक रिसोर्सेज में आपका पेड़ पौधे आ गए, है ना, ये सारे प्राइमरी रिसोर्सेज, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनके अंदर भी जीवन होता है। खाना बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिसके अंदर बेसिकली लाइफ होती है। एबायोटिक रिसोर्स मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है बेसिकली, जैसे आपकी रॉक्स हो गई, मेटल्स हो गई, ये सब एबायोटिक रिसोर्स आपके होते हैं, ठीक है। बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स की वो बात कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब उसके खत्म होने के तरीके से, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसको आप बार बार रीन्यू कर सकते हो, रेप्लेनिश कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, इसे आप रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हो। जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा, तो ये आपका रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आपके हो गए। फिर होता है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, मतलब जो एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, लेकिन अगर ये खत्म हो गए, इनको दोबारा से प्रोड्यूस होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लग सकते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, अगर आज फॉसिल फ्यूल खत्म हो गए तो दोबारा से इनको प्रोड्यूस करने में मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगता है, तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वो रिसाइक्लेबल जैसे मेटल्स हो गया, या नॉन रिसाइक्लेबल आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गया, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे पहला हो गया आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इसे आप प्राइवेट रिसोर्सेज भी कह सकते हो। जैसे मान लो मेरा घर हो गया, मेरा मकान, मेरी जमीन हो गई, वो आपका प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं ना। आपकी लैंड जो ओनरशिप होती है, कोई आपके, आप शहरों में होते हैं, आपका कोई प्लॉट होता है, कोई घर होता है ना, कोई तालाब होता है, कुछ भी, है ना, ये सब आपका प्राइवेट रिसोर्सेज होता है। बेसिकली आप उसके कंप्लीटली ओनर होते हो, आप जैसा चाहें उसको आप यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपनी जरूरतों के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड योर इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फिर एक आ जाते हैं आपके कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, है ना, जो पूरे जैसे गांव में
एक ना पूरे गांव का एक जंगल होता है, वो जमीन होती है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं होती, वो पूरे गांव की होती है। जैसे मान लो कि ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं ना, जहाँ पे क्रीमेटोरियम्स होते हैं, शमशान घाट होते हैं, ये पूरे गांव के होते हैं ना, किसी इंडिविजुअल पर्सन के थोड़ी होते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड की, जैसे जहाँ पे आप जानवर वगैरह चराने के लिए जाते हो, गांव का एक तालाब होता है, वो भी पूरे गांव का होता है ना, विलेज कॉमन्स आप इसको कहते हो। शहरों की अगर आप बात करो, जैसे पार्क्स वगैरह होते हैं ना, शहरों में पार्क होते हैं, तो ये पार्क वगैरह भी जो है कोई पूरा कम्युनिटी इसको ओन करती है ना, किसी कोई इंडिविजुअल इसको ओन नहीं करता है। तो ये आपके हो जाते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। फिर आपके आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए वैसे तो सारे रिसोर्सेज टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो वो नेशन के ही होते हैं। अगर देखें, मान लो आप बोलोगे सर कैसे, देखो मान लो आपके कोई पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई जमीन है मान लो, अब है तो वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसको किसी काम के लिए आपसे अक्वायर कर सकती है, आपसे सरकार उसको ले सकती है लीगल तौर पे। हालांकि आप ही उसके मालिक हो, लेकिन फिर भी सरकार आपसे एक्वायर कर सकती है, क्योंकि टेक्निकली वो नेशन की प्रॉपर्टी है। मान लो वहां पे कोई कॉलेज बनाना है, या वहां से कोई सड़क निकालनी है, वहां से कोई रेलवे लाइन निकालनी है, तो सरकार प्रॉपर्टी एक्वायर करती ही है इंडिविजुअल लोगों से, है ना। तो वो सारे के सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं। बेसिकली सारे रिसोर्सेज ही नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी देश के अंदर बेसिकली होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे को हमारी कंट्री है, इस हमारी कंट्री से लेके 12 नॉटिकल माइन तक, 12 नॉटिकल माइन तक मतलब आपका जो है 22-23 किलोमीटर तक जो है वो पूरा नेशनल प्रॉपर्टी होती है। वहां तक जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सरकार उसको चाहे जैसे मर्जी उसको यूज कर सकती है, ठीक है। तो दीज आर द नेशनल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं जैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज दोस्तों किसी पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होते, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के भी नहीं होते हैं, ये पूरी दुनिया के होते हैं। जैसे अगर मान लो, जैसे मान लो ये हमारी कंट्री की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइन तक हम वहां पे जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं समंदर में, हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अप टू 200 नॉटिकल माइन। लेकिन 200 नॉटिकल माइन के बाद जो ओशियन होता है उसे हम लोग कहते हैं डीप सी। तो इंटरनेशनल वाटर होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल वाटर। तो वो किसी भी कंट्री का नहीं होता है, वो सबका होता है बेसिकली। तो यहां से जो भी जहाज वगैरह गुजरते हैं इंटरनेशनल वाटर से, उसे किसी भी कंट्री की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मतलब बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइन एंड ऑन द बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। जैसे अब वहां पे ऐसा है कि जैसे मान लो 200 नॉटिकल माइन के बाद आप इंडियन ओशन की अगर बात करो, वहां पे जो है मैंगनीज नोड्यूल पाए जाते हैं ऑन द बॉटम ऑफ द सरफेस ओशियन। वहां पे कुछ मैंगनीज नोड्यूल पाए जाते हैं। अब उनको अगर एक्सेस करना है इंडिया को, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी में नहीं है। उसके लिए आपको कुछ इंटरनेशनल, जैसे यूनाइटेड नेशन जो है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडियन ओशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी एक्सेस कर सकती है, क्योंकि हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन से परमिशन लिया हुआ है। तो स्पेशल बेसिकली क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई जगह है, आपने रिसर्च किया, ऑब्जर्वेशन किया, आपने सैटेलाइट से सारी चीजें की, और आपको ये पता चल गया कि वहां पे रिसोर्स अवेलेबल हैं। मान लो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में ऐसा पाया गया है कि राजस्थान में काफी ज्यादा क्रूड ऑयल है, वहां की धरती के नीचे क्रूड ऑयल है, लेकिन उसको अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। वो रिसोर्स तो है, लेकिन वो पोटेंशियल रिसोर्स है, मतलब उसके अंदर रिसोर्स बनने की काबिलियत है, उसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। अभी वो रिसोर्स क्यों नहीं है? पहली बात वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल नहीं है, जो हम लोगों ने पहले देखा था। दूसरी बात कि वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, इसीलिए वो रिसोर्स नहीं है। लेकिन फ्यूचर में बन सकता है, इसीलिए पोटेंशियल रिसोर्स होता है। किसी में बोलते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम पढ़ोगे तो बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। उस समय तो बड़ा आदमी नहीं है ना, लेकिन उसके अंदर काबिलियत है कि मेहनत करेगा तो बड़ा आदमी बन सकता है। तो पोटेंशियल है वो उसके अंदर। इसी तरह से रिसोर्स के अंदर भी पोटेंशियल होता है, जो आज रिसोर्स नहीं है लेकिन फ्यूचर में बन सकता है। उसकी पहचान हम लोगों ने कर ली है। जैसे अगर आप राजस्थान या गुजरात की बात करो, गुजरात और राजस्थान में अगर सरकार चाहे
तो वहां पे बड़े बड़े विंड और सोलर पावर प्लांट लगा सकती है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल है विंड का और सोलर एनर्जी का। लेकिन हम लोग अभी उसको इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हो जाता है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब काबिलियत है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, तो दे आर योर पोटेंशियल रिसोर्स। एक आपका आ जाता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स बेसिकली वो होते हैं विच आर सर्वेड, जिनको प्रॉपर तरीके से सर्वे कर लिया गया है, इनकी क्वांटिटी भी प्रॉपर तरीके से मेजर कर ली गई है, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने मैनेज कर लिया है। ठीक है, तो और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से मेजर कर लिया है, उसको बस अभी वहां से निकालना है, निकाल भी रहे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, तो वो डेवलप्ड रिसोर्स है। ठीक है, एक आपका जाता है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक मतलब हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने की, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन वो पड़ा हुआ है, वो स्टॉक है। जो स्टॉक में जैसे सामान रखते हैं ना, कि जो वेयर हाउस के अंदर दुकान वाले सामान रखते हैं, है ना, तो अगर जरूरत पड़ेगी कभी फ्यूचर में तो वहां से निकाल लेंगे, अदरवाइज वो वहां पे पड़ा है ना, वेयर हाउस के अंदर, तो वो आपका स्टॉक हो जाता है। मटीरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमंस बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड इन द स्टॉक। ठीक है, जैसे हम मान लो आप इसमें ये कह सकते हो कि थियोरिटिकली, थ्योरी में तो वो रिसोर्स है लेकिन प्रैक्टिकली वो रिसोर्स नहीं है, प्रैक्टिकली रिसोर्स नहीं है। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, इवन प्रैक्टिकली भी हाइड्रोजन को आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने के बहुत बहुत सारे फायदे होते हैं। पोल्यूशन फ्री होता है, अबंडेंस में अवेलेबल भी होता है, इसका कोई भी ये पोल्यूशन मतलब इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज नहीं करता है। तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। आप उसको बाइक में यूज करो, कार में यूज करो, बस में यूज करो, ट्रक में यूज करो, जहाज में यूज करो, ये हमें पता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो चुका है। लेकिन क्या हम लोग हाइड्रोजन को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब वाटर के अंदर, अब वाटर में क्या होता है, वाटर में तो H2O होता है, तो क्या हम वाटर से बहुत सारा H2 नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, फ्यूचर में आने वाले 20, 30, 50, 100 ईयर्स में जब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तो सारी की सारी चीजें कोयले के ऊपर और क्रूड ऑयल के ऊपर नहीं चलेंगी, हाइड्रोजन के ऊपर चलेंगी। तो वो स्टॉक है, पड़ा हुआ है, फ्यूचर में यूज करेंगे जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, है ना, तब का तब देखा जाएगा। तो वो हो जाता है हमारा स्टॉक। ठीक है, फिर एक आ जाता है हमारा रिजर्व। रिजर्व भी जो है वो स्टॉक की ही एक सब कैटेगरी होती है। ठीक है, सब कैटेगरी होती है। कहता है इट कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज बीन नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब इसको यूज करने की और एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन उसका हम फिर भी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, पोटेंशियल भी है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की इसने बात किया, जो रिवर वाटर होता है हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है, रीन्यूएबल भी है, बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कर भी रहे हैं, लेकिन जितनी ज्यादा हम लोगों को करनी चाहिए उतनी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अभी रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं यहां पे। खैर, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब रिसोर्स की डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ह्यूमंस को सर्वाइव करना है तो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आज की जिंदगी में आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको नजर आती हैं, कितनी भी चीजें आपको अपने आसपास नजर आती हैं, सब रिसोर्स हैं, लेकिन ये इसी फॉर्म में नेचर में नहीं थे, इनको डेवलप किया गया है। डेवलप किसने किया है? हम लोगों ने डेवलप किया है। अब क्या आप कपड़े के बिना सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप घर के बिना सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते।
गर्मियों में आपको ठंडी भी चाहिए, आपको एसी चाहिए, उसके पंखा चाहिए, उसके बिना सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप आज के समय में मोबाइल फोन के बिना सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मेंटेन करनी पड़ती है आज के समय आपको, और आपके सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब शुरू में इंसानों को लगता था कि नेचर ने हम लोगों को फ्री में गिफ्ट दिया हुआ है, ये हवा, ये पानी, क्रूड ऑयल, कोल, जंगल, है ना, हर चीज नेचर ने हम लोगों को फ्री में दी हुई है। और क्योंकि हम ऐसा समझते थे, इसीलिए हम लोगों ने इन रिसोर्सेज को बहुत बुरे तरीके से इनके साथ जो हम लोगों ने यूज किया, अनडिस्क्रिमिनेटली इनको यूज किया, क्योंकि हमें लगता था फ्री है, बहुत सारा है, कभी खत्म नहीं होगा, करते रहो करते रहो। लेकिन अल्टीमेटली इसी एटीट्यूड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? पहली बात तो ये, रिसोर्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे। हमारी जरूरतों के लिए नहीं, हमारी ग्रीड के लिए। जो भूख थी हमारे अंदर, हमारा जो लालच था, उस लालच को सेटिस्फाई करने के लिए डिप्लीट होने लगे। नीड के लिए कभी भी रिसोर्सेज खत्म नहीं होते हैं दोस्तों। अगर आपको एक फोन की रिक्वायरमेंट है तो लोगों के पास 3-3 मोबाइल फोन क्यों हैं? अगर आपको एक गाड़ी की जरूरत है तो आपके घर में 4 गाड़ियां क्यों हैं? क्योंकि वो 4 गाड़ियां आपकी ग्रीड है, आपकी नीड नहीं है। और नेचर के पास आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए एनफ है, लेकिन ग्रीड को फुलफिल करने के लिए नहीं है। ये भी गांधी जी ने भी यही बोला था। ऊपर से कहता है अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड्स। अब जब देखो, रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वो सभी के पास बराबर नहीं है। किसी किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं, किसी के पास बहुत कम है। अब टाटा बिरला अंबानी की बात करो, जेफ बेजोस की बात करो, मार्क जुकरबर्ग की बात करो, अपने अमीर अपने आसपास से देख लो, आप अपने गांव में, अपने शहर में, कुछ लोगों के पास कितना ज्यादा रिसोर्स होते हैं। उनके पास दुनिया भर की गाड़ियां होती हैं, जमीनें होती हैं, है ना, पानी के कुएं होते हैं, बढ़िया घर मकान होता है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो लोग यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल चोल में रहते हैं, यू नो स्लम्स में रहते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, कुछ हाथों में सीमित हो गया है, और जिसकी वजह से वो लोग जिनके हाथों में रिसोर्स होते हैं वो दूसरे लोगों की कभी भी केयर नहीं करते जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो ये एक सोसाइटी ना हमारी डिवाइड हो गई है, हैव्स के बीच में और हैव नॉट्स के बीच में, रिच और पुअर के बीच में। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया। अगर दिमाग लगा के यूज करते, प्रॉपर तरीके से यूज करते, तो ये हालत कभी भी नहीं होती। ठीक है, आगे कहता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब रहता है ना कि जिस थाली में आप खाओगे उसी में छेद करोगे, तो इंसान ने भी ऐसा ही किया। नेचर का यूज हम लोगों ने किया, इतना ज्यादा यूज किया कि अल्टीमेटली हमने उस नेचर को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मतलब उसी का खाया और उसी की थाली में छेद कर दिया। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारा ही तो नतीजा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये किस चीज का नतीजा है भैया? ये हमारी ग्रीड का ही तो नतीजा है। इसीलिए आने वाले समय में ये चीजें और ज्यादा खराब ना हो, ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच में और ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। मतलब समान रूप से रिसोर्सेज का बंटवारा होना चाहिए, जिसे आप कहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप नेचर का यूज करिए, लेकिन इस तरीके से यूज करिए कि आपकी जरूरतें भी पूरी हो सकें और फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनकी जरूरतें भी पूरी हो सकें। मतलब मैन और नेचर के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो लंबे समय तक चल सके, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर गेट दिस पॉइंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया, वैसे तो काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल तरीके से जो आया वो आता है आपका 1992 के बाद में।
1992 में क्या हुआ था, रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था, अर्थ समिट जिसको आप कहते हो, क्या कहते हैं, अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राजील के अंदर है। 100 से भी ज्यादा कंट्री के देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। जो आए बैठे, इन्होंने बातचीत किया कि भैया हम लोगों ने नेचर का बहुत ज्यादा ऐसी तैसी कर दी है, नेचर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, नाउ लेट्स डू समथिंग अबाउट द नेचर, लेट्स कंजर्व एंड द प्रोटेक्ट आवर नेचर। और आपको क्या लगता है, उन्होंने आउट ऑफ लव किया था, उनको नेचर से प्यार था इसलिए किया था? नहीं, उन्होंने किया था अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है नेचर को, वो अभी हमारे सर्वाइवल के लिए ही खतरा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, कितने ज्यादा इंटेंस फ्लड आती है, कितनी ज्यादा इंटेंस ड्रॉट्स आते हैं, कितने ज्यादा इंटेंस साइक्लोन्स आते हैं, ये किसका नतीजा है? ग्लोबल वार्मिंग का ही तो नतीजा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ? हमारे एक्शंस की वजह से हुआ। तो 1992 में वर्ल्ड लीडर्स ने रियो डी जेनेरियो में एक समिट किया, समिट मतलब मीटिंग किया। उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अभी हमें कुछ करने की जरूरत है। तो बेसिकली जो 1992 में अर्थ समिट हुआ था, इसके अंदर 3 बातें की गई थी। पहली बात जो की गई थी वो की गई थी क्लाइमेट चेंज को लेके, कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके एमिशन को रोकना है। पहली बात तो ये की गई। दूसरी बात जो की गई वो की गई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए, कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तीसरी जो बात की गई थी दोस्तों, वो की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसे कहा जाता है एजेंडा 21। क्या कहते हैं? एजेंडा 21। और यहां पे इन्होंने फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की भी बात की, जो बेसिकली एजेंडा 21 का ही एक तरह से पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इन्होंने रियो डी जेनेरियो में इसमें बात की थी। एजेंडा 21 आपको मैंने बता दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होता है। 1992 में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट हुआ था, यूएनसीडी के द्वारा किया गया था। इसी में हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को लिए यूएनएफसीसीसी भी बनाया था। ठीक है, खैर वो अलग चीज है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने की थी। तो एजेंडा 21 कहता है कि 21st जो सेंचुरी है उसके लिए एजेंडा तैयार करना है, ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें, जिसमें हम लोग जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उनको, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया जो है अपने यहाँ पे लोकल एजेंडा 21 चलाएगा, मतलब लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर कैसे उसको करना है, बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एनवायरमेंट के में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आधा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, जैसे ये रहा, देखो लुक एट दिस क्वेश्चन। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है। एजेंडा 21 मेंशन है, देखो क्या कहता है, विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 100% ट्रू। It originated in the World Summit on Sustainable Development held in the Johannesburg in 2002। नहीं, ये कहां पैदा हुआ था? रियो अर्थ समिट में पैदा हुआ था 1992 में। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, ओनली 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से, कुछ और सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी ये तो एनसीईआरटी का मैजिक है। कुछ लोग एनसीईआरटी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आप देखते हो आपके एग्जाम में तो आपका एनसीईआरटी से मिलते हैं। इस साल भी देखिए, इस साल का जो एग्जाम, अब तो रिजल्ट आउट हो गया है, इस साल का जो पेपर था ना काफी टफ माना गया है। एक्चुअली टफ था भी, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, टफ था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करोगे इस साल के क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। चाहे वो आपकी 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की एनसीईआरटी हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हो, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हो, कई सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ज्यों के त्यों मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एनसीईआरटी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समय लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय लेके पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी स्थान की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का अवेलेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं की है, हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो किसी भी सोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए वहां पे रिसोर्सेज का होना जरूरी है।
लेकिन क्या हमेशा ऐसा ट्रू होगा? ऐसा भी नहीं है। कई दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पे भरपूर मात्रा में रिसोर्स हैं लेकिन वो फिर भी डेवलप्ड नहीं है। जैसे अफ्रीका। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, वो जो रीजन आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, वहां पे काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इवन इंडिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज वहीं पाए जाते हैं। लेकिन क्या वो डेवलप्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। वो जो एरिया है ना, इंडिया के सबसे पुअरेस्ट एरिया में से माने जाते हैं। एक तरफ बात करो जापान की बात करो, जापान हाईली डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जापान के अंदर ऑलमोस्ट कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं पाया जाता, फिर भी डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन रिसोर्स पाया जाता है। छत्तीसगढ़ झारखंड वाले रीजन में ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स भरपूर मात्रा में है। तो सिर्फ ये कहना कि किसी भी जगह की रिक्वायरमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्स होना प्राइमरी कंडीशन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना। बहुत सारी चीजें अलग अलग मैटर करती हैं, अलग अलग मैटर करती हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाओ, कोलोनाइजेशन जो हुआ था है ना, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था, अगर आप उसकी बात करो तो क्या ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स थे? नहीं थे। क्या आज ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं? नहीं है। फिर भी वो इतने डेवलप्ड थे, फिर भी वो इतने पावरफुल थे। क्यों थे? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। और जो दूसरी कंट्री थी जैसे इंडिया, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे पास रिसोर्स था। तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स का होना ही गारंटी नहीं है कि वो एरिया डेवलप्ड हो जाएगा। आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस भी होनी चाहिए, है ना, तभी तो डेवलप हो पाएगा। ये पूरी ये वो बात कर रहा है, कहता है इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी होनी चाहिए, लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, उनके पास स्किल होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर प्रॉपर तरीके से डेवलप होना चाहिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। एक दिन में तो आप चीजें नहीं सीख सकते हो, समय लगता है उसके लिए। खैर, आगे कहता है द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब रिसोर्स को कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया है, इरैशनल कंजप्शन कर दिया है। तो इंसान को फाइनली एहसास हो गया कि भैया ये गाड़ी ज्यादा दिनों तक लंबी नहीं चलने वाली है। अगर गाड़ी को लंबा चलाना है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, तो नेचर को, रिसोर्सेज को कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अलग अलग लेवल पे हम लोगों को रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत है। देखिए, गांधी जी की बात इन्होंने बोल दी है ना, गांधी जी की बात मैंने पहले भी आपको बोल दी थी। ये बात आप ना एस्से वगैरह में कई बार यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो गांधी जी ने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट एनीबडीज ग्रीड। और इंसान ग्रीडी होता चला जा रहा है। गांधी जी कहते थे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम लोग नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यही सारी समस्याओं की जड़ है। इसकी वजह से हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि इंसान ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है भैया। नॉर्मल इंसान एक्सप्लॉइट नहीं करता है, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं ओवर एक्सप्लॉइट करने की। अरे जब मशीनें हम लोगों ने बनाई ना, मशीनों की वजह से हम लोगों ने ओवर एक्सप्लॉइट किया, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, बट ही वॉज इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मासेस। गांधी जी का कहना था कि लोगों को चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए रादर देन मास प्रोडक्शन थ्रू मशीन्स। क्योंकि जब लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, अपने हाथ से प्रोड्यूस करते हैं, तो अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, है ना, नीड के लिए यूज करते हैं, ग्रीड के लिए नहीं करते। ऐसा गांधी जी का मानना था। खैर, आगे कहता है, छोटे से पैराग्राफ में कहता है, एट इंटरनेशनल लेवल क्लब ऑफ रोम advocated the resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968। ये क्लब ऑफ रोम एक्चुअली क्या है? इटली के अंदर और दुनिया भर से दूसरी जगह से भी बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट लोग, प्रोफेसर्स लोग, वो उनका एक ग्रुप था जिन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की, और इन्होंने ये पाया कि अगर इसी स्पीड से इंसान अगर नेचर को एक्सप्लॉइट करता रहे तो बहुत समय तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
ऐसा क्लब ऑफ रोम में कहा गया था। ठीक है, उसके अलावा गांधीन फिलोसफी को फर्दर 1974 में भी एक बुक लिखी गई थी जिसे कहा गया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसमें जो है शूमाकर ने लिखी थी, तो इसमें भी गांधी की फिलोसफी को वो दोबारा से रिकंसिडर किया गया। उसके बाद ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में बनाई गई थी, इसने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जो है बुक रिलीज की गई। उसके बाद रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ, तो इसके अंदर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर ही लिया गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हुई। अगर आपको मैं क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ से यूपीएससी में भी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ देखो, ये रहा क्वेश्चन, है ना, आप क्वेश्चन क्लियरली देख सकते हो। क्लब ऑफ रोम से दिया गया क्वेश्चन है, कहता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। आगे कहता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय द 2030। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपने देना है। लेकिन एक चीज आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, कंटेंट आपके सामने है। कंटेंट को देखो, थोड़ा सा गूगल करो और आंसर दो। ठीक है, आंसर देना आपका काम है, मैं आपको सिर्फ यहां से रेफर कर सकता हूं। ठीक है, तो थोड़ा हाथ पैर मारो यार इधर उधर, है ना, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। आंसर आपके सामने है। ठीक है, अपने नोटबुक में आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, बात करते हैं लैंड रिसोर्स की, मतलब जमीन की बात करते हैं। अगर जब लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग जमीन की बात करते हैं, लिथोस्फीयर की बात करते हैं, अपनी क्रस्ट की बात करते हैं। अब धरती के ऊपर 70% से ज्यादा तो पानी ही है, बचा कुचा 30% हमारे पास लैंड होती है। तो उस लैंड रिसोर्स की हम लोग बात करते हैं जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, है ना, उसे कहते हैं आप लोग लैंड रिसोर्स। क्योंकि लैंड पे ही जो है वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब लैंड के ऊपर ही होता है। इसीलिए लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंड जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। मतलब जो यूजेबल लैंड है जिसको आप यूज कर सकते हो वो अनलिमिटेड नहीं है ना। इसीलिए हम लोगों को जो लैंड हम लोग यूज करते हैं केयरफुल, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके यूज करना चाहिए। अनप्लैन्ड तरीके से लैंड का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इंडिया की बात करें, क्योंकि हम तो इंडिया की ही बात करेंगे ना, इंडिया में जो लैंड है ना दोस्तों, वो सारी की सारी लैंड आपके यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। इंडिया में जो 43% लैंड है वो तो है बिल्कुल प्लेन एरिया, जहां पे आप अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर सकते हो, जहां पे आप इंडस्ट्री बढ़िया से लगा सकते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। इंडिया की जो 30% लैंड है वो होती है माउंटेनियस लैंड। अब माउंटेनियस लैंड में आप बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते, इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते, लिमिटेड तरीके से आप उसको कर सकते हो। इसी वजह से वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम होती है। हाँ, टूरिज्म एक्टिविटी होती है, नो डाउट, लेकिन जितना प्लेन में होता है उतना तो नहीं हो सकता ना पहाड़ों में। उसके अलावा इंडिया का जो 27% एरिया है वो प्लेटू रीजन के अंदर आता है, और प्लेटू रीजन में जो है दुनिया भर के मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स आपको पाए जाते हैं। तो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। अगर आप लैंड के हिसाब से भी बात करो तो अलग अलग तरह की लैंड इंडिया में पाई जाती है। अब लैंड का जो है आप अलग अलग तरीके से यूज करते हो, कई तरीके होते हैं लैंड को यूज करने के। पहला तरीका, जैसे आप जंगलों के लिए यूज कर सकते हो, फॉरेस्ट के लिए लैंड का यूज किया जाता है। उसके अलावा कुछ लैंड जो है वो खाली भी पड़ी होती है, वेस्ट लैंड होती है, जिसे आप बेरन लैंड कहते हो। कुछ ऐसी लैंड होती है जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए की जाती है, जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री वगैरह बनाना, इसके लिए भी आप लैंड का यूज कर सकते हो, है ना। कुछ लैंड का यूज आप जो है जानवरों को जब चराने के लिए जाते हैं उसके ग्रेजिंग लैंड के लिए भी, पास्टोरल लैंड है उसके लिए भी यूज कर सकते हो, उसके लिए छोड़ सकते हो परमानेंट तरीके से। ठीक है, तो वो सारी चीजें होंगी। कुछ लैंड ऐसी होती है जो आप खाली छोड़ देते हो। क्यों छोड़ते हो? ताकि उसकी फर्टिलिटी आ जाए वापस, इसलिए उसको आप छोड़ देते हो। जैसे मान लो मेरे पास मान लो कोई जमीन है, मैंने उस पर 2-3 साल तक लगातार जो है फसल जो उगाई, मैंने उस पर एग्रीकल्चर किया। अब उसकी फर्टिलिटी कम हो गई तो मैं क्या करता हूँ, उसको 1 साल के लिए खाली छोड़ देता हूँ। खाली छोड़ने दूंगा तो 1 साल में उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो ऐसी फैलो लैंड भी होती है हमारी कंट्री में, है ना, बहुत सारी फैलो लैंड होती है। हमारे पास जो है ना सोन एरिया भी होता है, मतलब जहां पे हम जो क्रॉप्स लगाते हैं तो उसे कहा जाता है सोन एरिया, मतलब नेट सोन एरिया। ठीक है,
तो वो भी होता है हमारे पास, जहाँ पे आप वीट लगाते हो, राइस, ज्वार, बाजरा एंड ऑल दैट, वो सारी सारी चीज़ें लगाते हो। तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया में जो 43% है वो होता है प्लेन एरिया, इंडिया में जो 27% है वो होता है प्लेटू एरिया, और जो 30% होता है वो होता है माउंटेनियस रीजन। ठीक है, अब इंडिया में लैंड यूज की पैटर्न क्या क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया में अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर पाए जाते हैं, टोपोग्राफी अलग है, क्लाइमेट अलग है, सोइल टाइप इंडिया में अलग से पाई जाती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं सो लैंड यूज को यूज करने, जैसे पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है आपके पास, वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन कैसा है ना, वो सारी की सारी मेजर की जाती हैं कि वहाँ का लैंड यूज पैटर्न कैसा होगा। इस क्लियर पिक्चर में आप कई सारी चीज़ें आप देख सकते हो। देखिए इंडिया में जो लैंड यूज़ 1960 और 1961 की बात कर रहा है, उसको कंपेयर किया गया है इंडिया के लैंड यूज़ 2014 और 2015 के साथ। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। क्या देखना आपने, देखिए पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे कि जो नेट सोन एरिया है, ये जो ग्रीन कलर वाला है, 1960-61 में ये कितना था, 46.256%, जो 2014-2015 में घट के रह गया 45.5%। इसका मतलब इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नेट सोन एरिया मतलब जहां पे आप एग्रीकल्चर बेसिकली करते हो, ठीक है, वो हो गया। एक देखिए आप फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आता है, 1960 में इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर था वो था 18% ओनली, जो कि 2014-2015 में घट के इंक्रीज हो गया, कितना हुआ, 23.3% बढ़ गया, मतलब इंडिया में फॉरेस्ट एरिया 1960 के कंपैरिजन में। यहाँ पे एक चीज आप और देखिए, बैरन लैंड, बैरन लैंड में जो खाली पड़ी हुई लैंड थी, फालतू की लैंड है ना, वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड की जो परसेंटेज थी इंडिया में वो 1960 में कितनी थी, 18%, जो कि 2014 में घट के कितनी रह गई, ओनली 5%। मतलब ये जो फालतू की जो बैरन लैंड पड़ी हुई थी, इसका हम लोगों ने यूटिलाइजेशन किया है। किस लिए यूज किया, जंगल को लगाने के लिए यूज किया, फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए किया, या फिर इंडस्ट्री लगाने के लिए किया, रोड्स बनाने के लिए किया, पोर्ट्स बनाने के लिए किया। तो इस ये जो है इसीलिए कम हो गया, 18% से 5% पे रह गया। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन नजर आ रहा है, नॉन एग्रीकल्चर यूज, पहले कितना था ये, ओनली 5%, मतलब 4.95%, अभी ये इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 8.7%। मतलब इंडिया में जो नॉन एग्रीकल्चर यूज है, इंडस्ट्री है ना, वो सारी की सारी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, रोड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इंडिया में इंक्रीज हुआ है। वो तो डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि 1960 के कंपैरिजन में तो इंडिया में भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा ही है ना, कम थोड़ी हुआ है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। लेकिन जो पास्टोरल लैंड है इंडिया में, जो मतलब ग्रेजिंग लैंड है, वो डेफिनेटली कम हुई है। पहले वो 4.71% थी, अभी घट के वो 3.3% रह गई है ना, डेफिनेटली, तो आप समझ ही गए होंगे। तो खैर ये पूरी पूरी चीजें यहाँ पे हैं। आगे कहता है इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वो कितना है, 3.28 और 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें से जो आपका एरिया है, कहता है लैंड यूज डेटा कहता है कि इस जो लैंड यूज हमारे पास डेटा है वो है 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, हम सिर्फ इतना ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या जो अक्साई चीन है, उसका डेटा भी हमारे पास नहीं है कि वहां पे किस तरह से लैंड यूज हो रही है। तो आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया वी हैव ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ 93% लैंड एरिया इन इंडिया। अब जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने ऊपर की है उस पूरी टेबल को देख के, वही ऑब्जर्वेशन इसने यहाँ पे बता रखी है कि जो परमानेंट पास्टोरल थे वो डिक्रीज हो गए हैं, है ना, फैलो लैंड जो है वो कम हो गई है, वो पूरी पूरी चीज़ ने यहाँ पे बता रखी है। कल्टिवेबल जो लैंड है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो गई है ना, उसके बारे में पूरा बता रहा है कि जो नेट सोन एरिया है, मतलब जहाँ पे ज़मीन में जो फसलें उगाई जाती हैं, वो हरियाणा पंजाब में जो है वो लगभग 80% से भी ज़्यादा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 10% ज़मीन के ऊपर ही एग्रीकल्चर की जाती है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है देखिए यहाँ पे, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसने बता रखी हैं कि इंडिया के अंदर जो एक्चुअली फॉरेस्ट होना चाहिए, जो ऑफिशियल वो जो फॉरेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 33%, लेकिन इंडिया में वो अभी सिर्फ 23% के आसपास है, मतलब 10% और कम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 वो होना चाहिए 33%। तो ये कई सारी चीजें इसने जो हम लोगों ने ऊपर ऑब्जर्व की थी, वही सारी की सारी चीजें इसने बता रखी हैं, इसमें कोई यहाँ पे कुछ नया है नहीं। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और कैसे हम लैंड को
कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में ये बात करती है। कहता है कि वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन। ओके, पास्ट जनरेशन के साथ हम लोगों ने अपनी लैंड को शेयर किया, और ऐसा ही हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी करेंगे। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के साथ भी करेंगे। कहता है 95% ऑफ द बेसिक नीड फॉर द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की ये बात कर रहा है। ठीक है, वो हम लोगों को लैंड से मिल जाता है 95%। कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रोट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड बट ऑल्सो हैव एग्रीवेटेड द पेस ऑफ द नेचर फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों ने ही लैंड को डिग्रेडेशन नहीं किया है, बल्कि इंसानों ने जिन एक्टिविटीज को किया है उसकी वजह से नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी डैमेज ज्यादा होने लगा है। दोनों चीजों में फर्क है। एक तो हम लोग डायरेक्टली डिग्रेडेशन कर देते हैं, जैसे मान लो आपने अपने खेत के अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर दिया, तो आपने डायरेक्टली डिग्रेडेशन कर दिया। दूसरी बात, आपने डिफोरेस्टेशन कर दिया। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से जो रेनफॉल होगा, उस रेनफॉल की वजह से डिग्रेडेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो इंसानों ने तो डिग्रेडेशन किया ही किया है, लेकिन इंसानों की वजह से नेचर ने भी ज्यादा डिग्रेडेशन करना शुरू कर दिया है। जैसे डिफोरेस्टेशन हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया, ओवरग्रेजिंग कर दिया। ओवरग्रेजिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं भैया, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इतनी सारी पॉपुलेशन को मिल्क भी चाहिए, मीट भी चाहिए, उसके लिए आपको जानवर ज्यादा पालने पड़ेंगे। ज्यादा जानवर पालोगे तो ओवरग्रेजिंग करोगे। ओवरग्रेजिंग बहुत बड़ी समस्या है, खासकर हिमालयन रीजन में। माइनिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, क्वेरिंग कर रहे हो, ठीक है, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इन सारी चीजों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब लैंड की जो यूजेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जब आपकी सोइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, वो जब आपकी लैंड की ओवरऑल क्वालिटी डिक्रीज होने लगती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब माइनिंग आप कहीं पे करते हो, माइनिंग तो आपने कर लिया, लेकिन माइनिंग जो वहां पे चीजें खत्म होगी तो उसको छोड़ के भाग आते हो, है ना। तो माइनिंग साइट्स आर ऑल्सो अबेंडेंड। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत जगह पे माइनिंग साइट को छोड़ दिया गया है। माइनिंग वहां से निकाल लिया, कोयला वोयला जो भी निकालना था, उसके बाद छोड़ के चले आए, तो वो पूरी की पूरी लैंड तो कंप्लीटली डिग्रेड होगी भैया। उसको तो अभी दोबारा से रिकवर होने में कई साल लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, है ना। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में ओवरग्रीजिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए हर जगह पे प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। एग्जाम में यही चीज आपसे पूछ सकता है। आपसे एग्जाम में सिंपल सी क्वेश्चन पूछेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। उसमें ये चीज आपसे पूछेगा, वो बोलेगा दैट ओवरग्रेजिंग, लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड ड्यू टू ओवरग्रेजिंग इन गुजरात, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। लेकिन आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ओवरग्रेजिंग प्रॉब्लम महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में। भैया झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो प्रॉब्लम है ना, वो किसकी है? वो माइनिंग की प्रॉब्लम है। उसके अलावा जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहां पे लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो रहा है? ना तो वो ओवरग्रेजिंग की वजह से हो रहा है, ना ही वो माइनिंग की वजह से हो रहा है। यहां पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ओवर इरिगेशन की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से। जब अपन बहुत ज्यादा इरिगेशन कर देते हो तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। और ये मतलब वाटर लॉगिंग मतलब जमीन के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है, और वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, आपकी जो लैंड है उसके अंदर सैलिनिटी बढ़ जाती है, उसकी अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, आपकी सॉइल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग प्रॉब्लम है। जैसे कहीं पे लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग की जाती है, लाइमस्टोन है ना, अगर उसकी मान लो कहीं पे ग्राइंडिंग की जाती है, इस ग्राइंडिंग की वजह से जो लाइमस्टोन की जो ग्राइंडिंग होती है उसकी वजह से बहुत सारा क्योंकि वहां पे सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो लाइमस्टोन क्या होता है, इसमें से जो कैल्साइट होता है वो जो है वो जमीन के ऊपर फैल जाता है, जिसकी वजह से
जमीन के ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाती है और उस लेयर में से पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता और वहां पे ग्राउंड वाटर की समस्या आ जाती है। तो अलग अलग जगह पे दोस्तों अलग अलग रीजंस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो हर जगह पे एक ही कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब प्रॉब्लम तो है हमारे सामने, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम को। देखिए ये जो सॉल्यूशन है वो इतने आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। एफोरेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए भैया, ठीक है। जो ग्रेजिंग ग्राउंड है जहां पे आप जानवर वगैरह चराते हो उनको प्रॉपर तरीके से आप मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। अब शेल्टर बेल्ट्स लगाइए, मतलब जहां पे ज्यादा विंड चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहां पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हो परपेंडिकुलर, ताकि वो हवा जो आती है उसके फ्लो को कम कर सकता है ना। जो सैंड ड्यून्स होते हैं, मतलब जो रेत के टीले होते हैं, आप इनको रोकने की कोशिश करिए। वहां पे आप जो है थोर्नी श्रब्स झाड़ियां वगैरह लगा सकते हो ताकि डेजर्ट आगे ना बढ़े। माइनिंग एक्टिविटी के लिए प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो। इंडस्ट्री से जो बहुत सारा पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, आप उनको रोकने की कोशिश करिए। तो सॉल्यूशन तो है आपके पास, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की समस्या है। तो लैंड एज अ रिसोर्स हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं सोइल, मिट्टी एज अ रिसोर्स। सोइल जो है ना, सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए सोइल जो है रीन्यूएबल तो है, इसको रिन्यू तो किया जा सकता है, लेकिन सोइल को रिन्यू होने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। 2-3 इंच सोइल बनने के लिए मिनरल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है। और सोइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सोइल सबसे ज्यादा एसेंशियल होती है। और भैया प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो जिंदगी भी नहीं होगी, जीवन नहीं होगा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, हमारी जो वेजिटेशन होती है, वही तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, हम तो सिर्फ कंज्यूमर है ना। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो कंज्यूमर भी नहीं होंगे, इसीलिए सोइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोइल कहता है कि अपने आप में एक लिविंग सिस्टम होता है, और सोइल कई चीजों पे डिपेंड करती है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था। वहां का रिलीफ कैसा है, वहां का स्लोप कैसा है, वहां की जो पेरेंट रॉक है, जो सबसे इनिशियली में जो रॉक बनी थी, जो आपकी इग्नियस रॉक थी, उसका नेचर कैसा है, उस नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वो ड्राई कंडीशन है, मॉइस्चर है वहां पे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वहां का वेजिटेशन कवर कैसा है, वो जंगली एरिया की सोइल है या फिर वो किसी डेजर्ट एरिया की सोइल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जो सोइल की डेप्थ होती है वो तो टाइम के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। तो कई सारे फैक्टर जो हम पिछली क्लास में भी करे थे जो सोइल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। कई सारी चीजें ऐसे होती हैं जो सोइल की फॉर्मेशन को चेंज कर सकती हैं, जैसे टेम्परेचर, है ना, रनिंग वाटर का एक्शन जो होता है, पानी वानी जो बहता है उसके ऊपर, विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ग्लेशियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस जो होते हैं, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपकी सोइल को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए अगर हम सोइल की प्रोफाइल को देखें, हमने पिछली क्लास में भी किया था, तो आपकी सोइल के अंदर कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। अगर आपने कभी सड़क के किनारे चलते हुए जेसीबी जेसीबी की खुदाई, तो ऐसा कोई इंसान होगा नहीं दुनिया में जिसने जेसीबी की खुदाई नहीं देखी होगी। अगर आपने कभी रोड साइड के किनारे जेसीबी की खुदाई खड़ा होकर घंटों देखा होगा, तो आपने एक चीज देखा होगा कि सोइल की ना अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सोइल की, वो बिल्कुल बारीक होती है, एकदम मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन जब थोड़ा सा आप नीचे जाते हो सोइल को ना, 1-2 फीट के नीचे जाते हो, तो वहां पे आपको जो सोइल मिलती है वो काफी ये तो उसमें तो कुछ कंकर वंकर आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा और नीचे जाते हो तो थोड़ा और बड़ी 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 रॉक्स आपको दिखने लगेंगी। थोड़ा और नीचे जाओगे तो बिल्कुल हार्ड रॉक आपको देखने को मिलेगी। तो इसे कहते हैं सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल, तो सोइल प्रोफाइल के जो सबसे नीचे होते हैं ना, वो होते हैं आपकी पेरेंट रॉक, मतलब आपके जो शुरू में जो इग्नियस रॉक बनी थी वो वाली की बात कर रहा है। उसके अलावा आपको मिलता है वेदर्ड मटेरियल। जो पेरेंट रॉक होती है, जब ये वेदरिंग इसकी हो जाती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको वो मिलता है। इसके ऊपर जो आपकी सोइल मिलती है उसके अंदर आपको कंकर वंकर, थोड़ी बड़ी सैंड आपको देखने को मिलेगा, सिल्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। सबसे ऊपर जो वाली सोइल होती है ना, वो होती है एकदम बिल्कुल अपर टॉप सोइल होती है एकदम, जिसपे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो सारी सारी चीजें।
तो ये उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। आगे कहता है कि इंडिया में जो सोइल्स होते हैं इसको अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग तरह की सोइल्स इंडिया में पाई जाती हैं। जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सोइल की, तो सबसे पहली होती है हमारे यहाँ पे अलूवियल सोइल। क्या होती है? अलूवियल सोइल। अलूवियल सोइल इंडिया में दोस्तों सबसे ज्यादा पाई जाती है, अलूवियल सोइल। अगर हम पहले देखें, आपको मैं मैप दिखा देता हूं, फिर हम थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये जो ना लाइट ग्रीन टाइप का जो नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ये जो हो जाता है आपका अलूवियल सोइल। ठीक है, ये आपका हो जाता है अलूवियल सोइल। तो ये आपका जो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हो गए, है ना, गंगा प्लेन हो गया, गंगा यमुना प्लेन, ये आपका हो जाता है। उसके अलावा जो कोस्टल एरिया होता है आपका, क्योंकि यहाँ पे गंगा कृष्णा गोदावरी, है ना, महानदी और कावेरी, वो सब डेल्टा आपका यहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए ये हो जाती है कि आपकी अलूवियल सोइल कहाँ पे पाई जाती है? आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वहां पे पाई जाती है, या कोस्टल एरिया में पाई जाती है, अलूवियल सोइल। उसके अलावा जो ये थोड़ी ग्रे टाइप की आपको नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये जो ग्रे आपको नजर आ रही है, ये आपकी हो जाती है ब्लैक सोइल। क्या हो जाती है? ब्लैक सोइल। ठीक है, आर गेटिंग दिस पॉइंट? ब्लैक सोइल। अब ये ब्लैक सोइल जो है ना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार यूपीएससी में 2021 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। शायद मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में किया था। हाँ देखिए, आपके साथ और सामने जो है ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में क्वेश्चन है। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिशर वोल्केनिक रॉक, ग्रेनाइट एंड सिस्ट, शेल एंड लाइमस्टोन। शेल क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, ग्रेनाइट, सिस्ट क्या होता है, ये हम कहां पढ़ेंगे? 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। वहां पे इनके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। लेकिन इसका आंसर ब्लैक कॉटन सॉइल का वो इसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में 2021 यूपीएससी। ठीक है, आंसर क्या है इसका? फिशर वोल्केनिक रॉक, इसका आंसर भी दिया गया है इसी क्वेश्चन के अंदर। उसके अलावा जो जो रेड और पिंक टाइप की थोड़ी ये नजर आ रही है आपको, ये होती है हमारी रेड एंड येलो सोइल। ठीक है, रेड एंड येलो सोइल। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको ये वेस्टर्न घाट के इस तरफ जो है नजर आ रही है, ये मेघालय वेघालय में जो है थोड़ा सा यहाँ पे उड़ीसा वाले रीजन में नजर आ रही है, ये आपकी हो जाती है लेटराइट सोइल। ठीक है, लेटराइट सोइल की क्वालिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा भैया जो ये आपको वेस्टर्न राजस्थान में जो नजर आ रही है, ये वाली सोइल येलो कलर की, ये आपकी हो जाती है कौन सी सोइल? डेजर्ट सोइल, और अरिड सोइल भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अरिड सोइल बोल सकते हो। चलिए, तो लोकेशन थोड़ी आपने देख ली है, अभी इसकी हम लोग थोड़ा सा क्वालिटीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। कहता है कि अलूवियल जो सोइल होती है ये इंडिया में सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड होती है। जो आपके जो नॉर्थ प्लेन्स होते हैं वहां की ये बात कर रहा है, यानी कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यहां की बात कर रहा है। थोड़ा बहुत हिस्सा इसका राजस्थान में भी चला जाता है, थोड़ा बहुत इसका गुजरात में चला जाता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी डायग्राम के अंदर देखा ही है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये वाला इधर जो नजर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिए ना, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका राजस्थान, और यहाँ वाला जो हिस्सा है और ये कोस्टल वाला, ये आपका गुजरात में और राजस्थान में भी चला जाता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप यही मत समझना, थोड़ा सा आपको जाने, देखिए एग्जाम में इस तरह कंफ्यूज कर सकता है वो आपको, वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज अलूवियल काइंड ऑफ सोइल। तो आपसे पूछ सकता है राजस्थान एंड गुजरात, तो बच्चे राजस्थान में कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पक्का पता है। तो राजस्थान के अंदर भी अलूवियल सोइल पाई जाती है, चाहे वो थोड़ी पाई जाती हो लेकिन पाई जाती है। ठीक है, तो कोस्टल एरिया में तो आपको पता ही है पाई ही जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है अलूवियल सोइल जो है वो किस किस को कंसिस्ट करती है? सैंड को, सिल्ट को और क्ले को। सैंड, सिल्ट और क्ले, तो ये तीन तरह के आपके पास एलिमेंट्स होते हैं आपकी सोइल में। सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। ये नाम अलग अलग क्यों होते हैं दोस्तों? ये जो नाम अलग अलग होते हैं ना, ये होते हैं इनके साइज के हिसाब से, मतलब जो ग्रेन साइज होता है, जो मतलब कण होते हैं ना, कण, उसके हिसाब से जो है इनका साइज को फिक्स किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कंटेंट लाया हुआ हूं मैं। जो सैंड का जो, देखिए सैंड जब हाथ में उठाते हो, जो सैंड के जो ग्रेन होते हैं, सैंड ग्रेन, उसको आप इजीली नेकेड आई से देख सकते हो क्योंकि काफी मोटे होते हैं। तो उसका जो साइज होता है वो होता है 0.07 mm से लेके 4.75 mm तक सैंड का। सिल्ट का जो साइज होता है वो होता है 0.002 mm से लेके 0.06 mm। क्ले का जो साइज होता है वो होता है 0.002 mm से
कम होता है। तो क्ले का जो साइज होता है वो सबसे कम होता है, सैंड का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और जिस तरह का प्रोपोर्शन यहाँ पे पाया जाता है उसी को हम लोग बोल देते हैं उस सोइल का नाम। जैसे कहीं पे सैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है तो बोल देते हैं सैंडी सोइल, कहीं पे सिल्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है बोल देते हैं सिल्ट सोइल, कहीं पे क्ले का ज्यादा होता है बोल देते हैं क्लेई सोइल। और जहां पे तीनों का अच्छा खासा मिक्सचर होता है 30-30%, उसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोल देते हैं लोमी सोइल, उसको बोलते हैं लोमी सोइल। ठीक है, लोम बोल सकते हैं, लोमी सोइल बोल सकते हैं, जैसा आपका मन करे। खैर, तो ये चीजें हो गई आपकी। उसके अलावा कहता है कि जो सोइल पार्टिकल के अंदर जो है बिगर इन साइज, वो सोइल की, वो उसकी सैंड की बात कर रहे हैं। तो इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, जब देखिए रिवर जो होती है ना, वो जहां से चलती है, रिवर ओरिजिन होती है, अब वहां से तो एकदम वो क्ले नहीं लेके आती है, क्योंकि रिवर जब ऊपर से चलती है नीचे की तरफ तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। धीरे धीरे उन पार्टिकल का साइज छोटा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे रिवर ट्रेवल करती है वैसे वैसे वो जो हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ड्रॉप करती रहती है और हल्कों को अपने साथ जो है वो बह के लेके चली जाती रहती है। जो सबसे हल्के होते हैं ना, क्ले वाले, वो कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, एकदम डेल्टा वाले रीजन में डिपॉजिट होते हैं। तो जो रिवर का अपर कोर्स होता है, जहां पे रिवर पहाड़ों में होती है, तो वहां पे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, बिगर इन साइज। अपर रीचेस इन द रिवर वैली दैट नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे आपका तराई रीजन के बारे में बेसिकली ये बात कर रहा है। तराई रीजन तो पहाड़ों से जब रिवर आती है तो अपने साथ जो है बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, कुछ ग्रेवल्स लेके आती है, सैंड लेके आती है। तो धीरे जैसे वो तराई रीजन में जाती है तो उसको वहां पे डिपोजिट कर देती है ना, जो मोटे वाले पार्टिकल होते हैं। ठीक है, आप इनको क्या कहते हो, दुआर कहते हो, दुआर, चोस एंड द तराई। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि तराई रीजन तो फुट हिल्स में होता है ना, एकदम प्लेन एरिया में आप चले जाते हो। खैर, वो सारी चीजें हो गई। उसके अलावा एज के हिसाब से भी आपके जो है पार्टिकल्स पाए जाते हैं। बांगर और खादर के बारे में हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जो बांगर होता है ना, ये ओल्ड अलुवियल सोइल होती है, और जो खादर होते हैं नए वाली होती है, नई वाली होती है। देखिए, जो खादर होता है ना, खादर के अंदर रिवर जो है हर साल दूसरे साल जब फ्लड आता है रिवर के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स को डिपॉजिट कर देती है। लेकिन बांगर रिवर जो है पुरानी फ्लड प्लेन्स होते हैं, जहां पे रिवर्स ने पास्ट में कभी वहां पे न्यूट्रिएंट्स को डिपॉजिट किया होगा, अलुवियल्स को डिपॉजिट किया होगा, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया होगा, तो वो हो जाते हैं आपके बांगर। तो बांगर जो सोइल होती है ना दोस्तों, वो कम फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू खादर, क्योंकि खादर तो नहीं होती है भैया, नए नया है ना, फर्टाइल होती है खूब सारी। और बांगर के अंदर आपको पाए जाते हैं कंकर। अगर बांगर को आप थोड़ा सा जमीन को देखोगे तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के आपको कंकर पाए जाते हैं खादर के अंदर, बांगर के अंदर। खादर के अंदर नहीं, खादर वाले तो एकदम बढ़िया मस्त होते हैं, फर्टाइल होती है लैंड, खूब सारी एग्रीकल्चर वहां पे किया जाता है। तो कहता है ओवरऑल अगर आप अलुवियल सोइल की बात करो तो काफी फर्टाइल होता है। जैसे पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बहुत ज्यादा अलुवियल सोइल पाई जाती है, फर्टाइल सोइल यहाँ पे पाई जाती है। अलुवियल जो सोइल होती है इसके अंदर जो है बेसिकली पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए तो काफी फर्टाइल होती है। हालांकि नाइट्रोजन इसमें कम होता है। नाइट्रोजन के लिए हम लोग इसमें यूरिया एज एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स को ये सपोर्ट कर सकता है, शुगर केन, पैडी, पैडी मतलब राइस की ये बात कर रहा है। ठीक है, और व्हीट वगैरह को ये आराम से कर सकता है, कर सकता है। तो जैसे आपने डायग्राम में देखा, जो अलुवियल सोइल होती हैं, जहां पे अलुवियल सोइल पाई जाती है बेसिकली वो सारे के सारे रीजन काफी ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, पॉपुलेशन काफी हाई होती है। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर कैसी की जाएगी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। एक ही लैंड के ऊपर साल में 2-3 बार क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है ना, उसका पेट भी तो भरना है, इस वजह से, इस वजह से। और जो थोड़े से ड्राई रीजन होते हैं वहां पे अल्कलाइन सोइल यहाँ पे पाई जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं ब्लैक सोइल के बारे में, इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। तो डेफिनेटली अगली बार तो यूपीएससी ब्लैक सोइल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगली बार वो किससे पूछेगा, अलुवियल से पूछ सकता है, रेड सोइल से पूछ सकता है, लेटराइट सोइल से पूछ सकता है। इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत है। तो ब्लैक सोइल में के बारे में कहता है ब्लैक सोइल का को हम लोग रिगर सोइल भी बोलते हैं, रिगर सोइल। और क्योंकि इंडिया में जहां पे ब्लैक सोइल पाई जाती है वहां पे बहुत ज्यादा कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है, इसीलिए आप इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी बोल सकते हो।
ब्लैक कॉटन को सोइल भी बोल सकते हो। इसका कलर जो है ब्लैक कलर का क्यों होता है? इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विद द पेरेंट रॉक, मतलब ये इग्नियस रॉक की बात कर रहा है, उस कंडीशन की वजह से इसका जो है ब्लैक कलर पाया जाता है। क्योंकि इसके जो आपकी जो पेरेंट रॉक का जो मटेरियल होता है बेसिकली वही तो होता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको ज्योग्राफी में, खैर मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था तो वहां से इंडिया जो पेनिनसुला है वो टूट के अलग से नॉर्थ की तरफ जाने लगा था। तो इंडियन पेनिनसुला जब नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो बीच में क्या आया था, रीयूनियन हॉटस्पॉट आया था। तो इंडिया कुछ समय के लिए उस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर टिका हुआ था और रीयूनियन हॉटस्पॉट से बहुत सारा बेसिक मैग्मा निकल के वो बाहर आया और वहां पे स्प्रेड हो गया। तो वो जो बेसिक मैग्मा था एक्चुअली वही आज ब्लैक कॉटन सॉइल बना हुआ है। उसी की वेदरिंग से बाद में जो है सोइल बना और वही सोइल को आज हम लोग ब्लैक कॉटन सोइल बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में वो क्या कहता है, फिशर वोल्केनिक रॉक, है ना, उसी बारे में बात कर रहा है, फिशर वोल्केनिक रॉक। तो जो बेसिक मैग्मा जो वहां से बाहर से आया था, तो जैसे जहां पे आज जो है डेक्कन ट्रैप की आप बात करते हो, बेसोल्ट की बात करते हो। बेसोल्ट क्या है, जब हम लोगों ने दो इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा था, दो तरह की रॉक पढ़ी थी, एक हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सट्रूसिव रॉक और एक पढ़ी थी हम लोगों ने इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव, तो बेसोल्ट जो था ना वो एक्सट्रूसिव रॉक थी, क्योंकि मैग्मा बाहर आया था ना, वो स्प्रेड हो गया था तो बेसोल्ट बन गया था। और बेसोल्ट जो है ना वो बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का नहीं होता है। और जो बेसिक नेचर का लावा होता है ना दोस्तों, वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है, और जो एसिडिक नेचर का होता है वो वर्टिकली जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ जाता है, और वो कौन बनाता है, पीक बनाता है बड़े बड़े। तो वो लावा फ्लो, देखिए आंसर है ना आपका एग्जाम में यहाँ पे, लावा फ्लो, यही तो एग्जाम में आपसे पूछ रहा है, वोल्केनिक रॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2021। अब कहां कहां पे है ये, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद द गोदावरी कृष्णा। देखिए एक 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 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आपसे पूछेगा, और एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ आप गलत करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो, ढंग से पढ़ना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसकी बात कर रहा है ये, तो यहां पे आपका आ जाता है गोदावरी कृष्णा डेल्टा। तो ये देखिए क्या कहता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये इसके बारे में बात कर रहा है, इस छोटी सी यहां पे इसके बारे में बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहां पे आपकी ब्लैक सोइल पाई जाती है, कंफ्यूजन नहीं होना है, अलुवियल सोइल नहीं है भैया। कहीं आपको ऐसा लगे सर जहां पे रिवर होती है वहां पे अलुवियल सोइल ही होती है, ऐसा नहीं है, यहां पे ब्लैक सोइल पाई जाती है, ठीक है। हाँ, डेल्टा वाले रीजन में, जो गोदावरी कृष्णा का डेल्टा है, डेल्टा वाले रीजन में डेफिनेटली अलुवियल सोइल पाई जाती है, लेकिन इससे पीछे अगर आप जाओगे तो आपको ब्लैक सोइल पाई जाती है। एक एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना जरूरी हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में यार यहीं से फंसाता है क्वेश्चन, वो आई नो। अब देखा कहता है द ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन क्लेल मटेरियल। क्ले हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी ना, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर क्या पाया जाता है, क्ले पाया जाता है, और क्ले जो है वो सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इन फाइन पार्टिकल की एक बड़ी खास बात होती है कि मॉइस्चर को बहुत ज्यादा हैंडल करते हैं भैया, बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये ब्लैक कॉटन सोइल की प्रॉपर्टी होती है, इन एडिशन दे आर रिच इन द सोइल न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट भी इनके अंदर भर भर के होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट खूब अच्छी मात्रा में होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है, ठीक है। हालांकि नाइट्रोजन इसके अंदर भी कम होता है, बट पोटाश इसके अंदर खूब होता है। फॉस्फोरिक कंटेंट भी काफी कम होता है इसके अंदर, फॉस्फोरस भी कम होता है, पोटाश खूब होता है, फॉस्फोरस कम होता है। अब देखिए, जब ये कॉटन सोइल आपकी वेट होती है, यानी कि जब इसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो ये काफी ज्यादा स्टिकी होती है, लेकिन जब ये ड्राई होती है तो इसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स। कुछ फोटो शायद यहाँ पे दिखाया था इसने, हाँ ये नहीं भैया, ये नहीं, हाँ देखो ये रहा, देखो क्रैक्स देखो कितने बड़े बड़े हैं। जो न्यूज़पेपर वगैरह में आपको फोटो दिखती है ना, वो यहीं से है, वो ब्लैक कॉटन सोइल की एक्चुअली फोटो होती है। तो बड़े बड़े क्रैक्स पड़ते हैं जब ये सूख जाती है, लेकिन जब ये गीली होती है तो काफी स्टिकी हो जाती है, ठीक है, स्टिकी हो जाती है। और जब ये ड्राई होती है, बड़े बड़े क्रैक्स के अंदर क्यों पड़ते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से एयरेशन हो सके, हवा गुजर सके मिट्टी के अंदर से,
इसीलिए जो है ये बड़े बड़े क्रैक्स इसके अंदर पड़ते हैं। इसीलिए जब बारिश होती है उसी समय इमीडिएटली इसको टिल्ट कर दिया जाता है, टिल किया जाता है, मतलब इसके अंदर जो हल वल जो है वो ट्रैक्टर से इसको कर दिया जाता है, क्योंकि एक बार अगर ये ड्राई हो गई तो बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो प्री मॉनसून जब रेनफॉल होता है, जब थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तभी आप इसको टिल कर सकते हो आराम से। ठीक है, आगे आती है आपकी रेड सोइल एंड द येलो सोइल। ये जो इग्नियस रॉक होती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, उसके ऊपर डेवलप होती है। ठीक है, वैसे तो जो आपकी इग्नियस रॉक होती है वो क्रिस्टलाइन ही होती है, लेकिन जो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, इंट्रूसिव, उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है जैसे बेसोल्ट, इसके अंदर क्रिस्टल्स काफी छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो इग्नियस रॉक की क्रिस्टलाइजेशन से जो बनती है वो आपकी बनती है रेड सोइल। कौन से एरिया में पाई जाती है? जहां पे कम रेनफॉल होता है, लो रेनफॉल होता है। ठीक है, कहां पे? ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो के ईस्ट साइड में और साउथ साइड में, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये आपका इधर हो गया आपका ईस्टर्न साइड और ये हो गया आपका सदर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटो। यहां पे पाई जाती है आपकी रेड एंड द येलो सोइल। उसके अलावा का नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहां पे भी काफी ज्यादा रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है। ठीक है, तो कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। तो जैसे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, है ना, यहाँ पे आपकी वो पाई जाती है। अब ये रेड कलर इसका क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है उच्च आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, आयरन। ठीक है, उसकी वजह से ये होता है इसके अंदर। अब येलो मैंने नाम क्यों दिया? क्योंकि जब ये सोयल ड्राई होती है तो ये रेड कलर की नजर आती है, लेकिन जब ये सोइल हाइड्रेटेड होती है, मतलब बारिश वारिश वाले टाइम में, ये येलो कलर की नजर आती है। इसलिए इसको जो है रेड एंड येलो सोइल बोल दिया गया है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं तो इसलिए इसका कलर रेड हो जाता है। अब बात करते हैं लेटराइट सोइल के बारे में। दोस्तों लेटराइट जो है ना, ये एक लेटर वर्ड से लिया गया है और जो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब होता है ब्रिक, ईंट। क्योंकि जो लेटराइट सोइल होती है वो काफी, उसकी जो बनी हुई ईंटें होती हैं ना, बहुत मजबूत होती हैं। और जनरली घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए लेटराइट सोइल का यूज किया जाता है, जहां पे अवेलेबल होती है। तो लेटराइट सोइल जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर डिवेलप होती है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का मतलब यह है कि जहां पे हाई टेम्परेचर होता है। थ्रू आउट द ईयर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर ही होता है बेसिकली, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है। अब लेटराइट सोइल वहां पे होती है जहां पे अल्टरनेटिवली ड्राई और वेट सीजन होता है। ड्राई और वेट सीजन होता है मतलब जहां पे रेनी सीजन होता है और विंटर सीजन होता है, जहां पे बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पे लेटराइट सोइल डिवेलप होती है। अगर आप पिक्चर में देखो लेटराइट सोइल, देखिए कहां पे पाई जाती है लेटराइट सोइल। ये आपकी पाई जाती है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट में यहाँ पे लेटराइट सोइल। उसके अलावा मेघालय वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पे आपको लेटराइट सोइल मिलता है। उसके अलावा ये देखिए उड़ीसा वाले कुछ रीजन में यहाँ पे आपको लेटराइट सोइल मिलता है। तो बेसिकली वहां पे मिलता है जहां पे वेट सीजन और ड्राई सीजन बार बार आते हैं, मतलब अल्टरनेटली आते हैं ना, एक बार वेट सीजन एक बार ड्राई सीजन। अब यहाँ पे क्योंकि रेनफॉल काफी ज्यादा होता है, हैवी रेन होती है, जिसकी वजह से यहाँ की सोइल में लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो अपर सोइल जो है वो वॉश अवे हो जाती है, इसे कहा जाता है लीचिंग। जब अपर सोइल लीच अवे हो जाती है तो नीचे क्या रह जाता है? नीचे रह जाता है आयरन के ऑक्साइड्स, क्योंकि आयरन हैवी होता है, वो तो पानी के साथ नहीं जाता। उस आयरन की वजह से जो है इसके अंदर काफी मजबूती होती है ना, तो इसलिए तो ईंटें बनाई जाती हैं। लेटराइट सॉइल जो है जनरली काफी डीप होती हैं, है ना, काफी डीप होती हैं। इसकी जो एसिडिसिटी जो है वो भी काफी हाई होती है, तो पीएच वैल्यू जो है 6 से कम होती है। जनरली जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स से डेफिशिएंट होती है, क्योंकि अपर सोइल तो बारिश की वजह से चली जाती है ना, तो काफी डेफिशिएंट होती है। उसके अलावा डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को ये सपोर्ट करती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट के अंदर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ह्यूमस के अंदर रिच होती है, क्योंकि फॉरेस्ट होता है तो ह्यूमस तो होगा ही। जहां पे फॉरेस्ट होता है वहीं पे ह्यूमस होता है, लेकिन जहां पे फॉरेस्ट नहीं होता वहां पे ह्यूमस नहीं होता है। ठीक है, तो जो लेटराइट सोइल के अंदर दोनों तरह की चीजें आपकी पाई जाती हैं। जहां पे वेजिटेशन होता है वहां पे ह्यूमस होगा, जहां पे वेजिटेशन नहीं होगा वहां पे ह्यूमस नहीं होगा, तो ह्यूमस पुअर होती है।
और इरोजन और डिग्रेडेशन प्रोन होती है, मतलब काफी ज्यादा इरोजन और डिग्रेडेशन यहाँ पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पे पाई जाती है? बेसिकली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, है ना। ग्रोइंग टी एंड कॉफी, ट्री और कॉफी वगैरह यहाँ पे काफी ग्रो किया जाता है, यू वेरी वेल नो दैट। उसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है, यहाँ पे जो है कैशू नट्स वगैरह होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोइल के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर कहता है अरिड सोइल के बारे में बात कर। अरिड मतलब जो डेजर्ट सोइल के बारे में बात कर रहा है। तो ये रेड से लेके ब्राउन कलर तक हो सकती है। ठीक है, सैंडी टेक्सचर होता है इसका, मतलब इसको देखने में सैंड जैसी लगती है, रेतीली लगती है, और सलाइन होती है भैया, सलाइन होती है थोड़ी, सैलिनिटी इसके अंदर काफी ज्यादा होती है, मतलब सोल्ट काफी ज्यादा होता है। अब सोल्ट तो होगा ही, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पे काफी ज्यादा इवेपोरेशन हो जाता है, और उस इवेपोरेशन की वजह से जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो सोल्ट होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इसीलिए इसकी सैलिनिटी काफी हाई होती है, सोल्ट कंटेंट काफी हाई होता है, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन एंड द कैपिलरी रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन तो होती नहीं है, और जो वेजिटेशन नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए ह्यूमस भी नहीं होता है। ह्यूमस बेसिकली क्या होता है? जो आपके पत्ते वत्ते होते हैं, जो टहनियां वगैरह सब होती हैं, जब वो डीकम्पोजिशन उनका हो जाता है, वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो हमारी मिट्टी में मिल जाती हैं, इसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमस काफी कम होता है। लेकिन कंकर वंकर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कंकर, क्योंकि कंकर किससे बनती है? कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे कंकर में डेवलप हो जाता है, तो कंकर की लेयर आपको देखने को मिलती है। अब कंकर क्या करती है? जो मान ले बारिश वारिश होती है, कंकर क्या करती है? बारिश के पानी को नीचे अंडरग्राउंड में नहीं जाने देती, उसको उसके इनफिल्ट्रेशन को रोक देती है, और ऊपर होता है टेम्परेचर ज्यादा, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाती है। इसीलिए यहाँ की जो सॉइल होती है वो जनरली एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह अगर ऐड करो, फर्टिलाइजर्स, तो ये सॉइल आप इसमें यहाँ पे इसको कल्टीवेट कर सकते हो। फॉरेस्ट सॉइल की बात करता है। फॉरेस्ट सॉइल तो डेफिनेटली कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होता है ना, फॉरेस्ट वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो सोइल होती है वो लोमी होती है, सिल्टी होती है ना। लोम के जहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले आपस में भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है, वो हो जाती हैं। रिवर जो साइड होती हैं वहाँ पे कोर्स ग्रेन्ड पाया जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो मिट्टी टिक ही नहीं पाती है, तो सारी मिट्टी बारिश वारिश के साथ नीचे आ जाती है, तो कोर्स ग्रेन जो है ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। जैसे हिमालय वाले रीजन वगैरह में आपको फॉरेस्ट सोइल देखने को मिलती है। बेसिकली बहुत काफी ज्यादा डेन्यूडेशन होता है यहाँ पे। डेन्यूडेशन मतलब इरोजन से आप अभी अंदाजा लगा सकते हो। लो ह्यूमस होता है, ठीक है, क्योंकि अपर पहाड़ों पे बहुत ऊपर तो आपको ग्रास मिलती है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ मिलते नहीं है ऊपर वाले पहाड़ियों में, तो है ना, इसलिए वहां पे ह्यूमस काफी कम होता है। सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। शायद यहाँ पे मैंने ऐड भी किया है क्वेश्चन, हाँ देखिए रहा। कहता है इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ द सोइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से, 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से। कहता है टेरेस कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्या इन तीनों में से किसकी वजह से सोइल इरोजन होता है? क्वेश्चन आपके सामने है। टेरेस कल्टीवेशन, भैया टेरेस कल्टीवेशन तो की ही इसीलिए जाती है ताकि इरोजन ना हो। डिफोरेस्टेशन, बिल्कुल डिफोरेस्टेशन होगा तभी तो सोइल इरोजन होगा, तो दो ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है ना। द प्रॉब्लम ऑफ द सोइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, सोइल इरोजन होता है? डिफोरेस्टेशन की वजह से तो होता ही है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कोई खास रीजन यहाँ पे नजर नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डिफोरेस्टेशन, दैट यस डिफोरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल इरोजन, एज सिंपल एज दैट। टेरेस कल्टीवेशन तो सोइल इरोजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कहता है सोइल इरोजन के बारे में कहता है द डेन्यूडेशन ऑफ द सोइल कवर, ऊपर वाले जो सोइल कवर होता है जब वो हटने लगता है, बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, बारिश की वजह से जो वॉश डाउन होता है उसको कहते हैं सोइल इरोजन। तो बारिश जब आती है या विंड जब चलती है या ग्लेशियर की वजह से जो अपर जो सोइल आपकी होती है, जब वो वॉश अवे हो जाती है, अपर जो सोइल कवर है वो हटने लगता है, दैट इज कॉल्ड योर सोइल इरोजन। तो जो सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है और सोइल इरोजन की जो प्रोसेस होती है वो साइड बाय साइड चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले 1000 साल तक सोइल फॉर्मेशन होगा फिर अगले 1000 साल तक सोइल इरोजन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, फॉर्मेशन वाली भी और इरोजन वाली भी, ठीक है। तो इनके बीच में बैलेंस जरूरी है।
जनरली क्या होता है, नेचर के अंदर आप नेचर को छोड़ दो तो सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन वो इक्वल मात्रा में होता है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो बैलेंस गड़बड़ा गया है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्टिविटी की वजह से फॉर्मेशन स्लो हो गई है, इरोजन तेज हो गया है। यहां पे ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन किया तो वहां पे बड़ी मात्रा में बारिश आई, बारिश आने और तो डिफोरेस्टेशन हम लोगों ने कर दिया, तो बारिश की वजह से जो पानी था, पानी का फ्लो वो बहुत तेज हो गया और उसकी वजह से हमारी सोइल जो है वो इरोजन उसका होता चला गया और हमारी मिट्टी के अंदर जो है गलियां बन गई, नालियां टाइप की जिसको आप कहते हो ना, छोटी छोटी नालियां बन गई और उन नालियों से पानी बहने लग गया। जैसे आप यहां पे देख सकते हो क्लियरली, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि मिट्टी तो चली गई, मिट्टी तो चली गई क्योंकि वेजिटेशन तो यहाँ पे है नहीं, जंगल वंगल पेड़ तो हम लोगों ने काट दिए, तो ये गलियां जो हैं इस तरह से बन जाती हैं। और एक बार जब ये गलियां बन जाती हैं तो ये जो सोइल है ना, ये आपकी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है भाई, यहाँ पे पेड़ वेड़ आप जो है फसल वगैरह नहीं उगा सकते हो, इसीलिए इसको कहा जाता है बैड लैंड। क्या कहते हैं? बैड लैंड। जैसे आपका जो चंबल बेसिन है, चंबल जहाँ पे डाकू होते हैं, डाकू है ना, डाकू मंगल सिंह, फुलन देवी, निर्भय सिंह गुज्जर, है ना, वो डाकू जो आपका चंबल की घाटियों में पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में सोइल इरोजन होता है, बहुत बड़ी बड़ी गलीज वहां पे पाई जाती हैं, तो एग्रीकल्चर नहीं होता है वहां पे। उसके अलावा एक होता है हमारे पास शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन, शीट इरोजन क्या होता है? जब एक बहुत बड़े एरिया में, लाइक कई 100 एकड़ जमीन में जब बारिश हो जाती है और पानी बहने लगता है लार्ज स्केल पे, तब होता है आपका शीट इरोजन। क्या होता है? शीट इरोजन। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रख लेना यहाँ पे। उसके अलावा जो है शीट इरोजन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और भी कई सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमारा सोइल डिग्रेडेशन होता है, सोइल इरोजन होता है। जैसे प्लोइंग हम लोग करते हैं, अगर हम लोग गलत तरीके से हल चलाएंगे, प्लोइंग करेंगे, तब भी आपका सोइल इरोजन हो सकता है। जैसे पहाड़ियों में जो कंटूर होता है, आपको कंटूर के पैरेलल में प्लोइंग करनी पड़ती है क्योंकि पानी तो ऊपर से आता है नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से। अगर आप प्लोइंग को अगर उसी बहाव की तरफ करने लगोगे जिस तरफ से पानी आ रहा है, तो डेफिनेटली ज्यादा इरोजन होगा। तो टेरेस जो फार्मिंग की जाती है वो सोइल इरोजन को कम करने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि वहां पे जो प्लोइंग की जाती है, जो हल जोता जाता है, वो कंटूर्स के पैरेलल में जोता जाता है रादर देन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसी कंटूर लाइन के बारे में ये बात कर रहा है, कंटूर प्लोइंग भी जिसको आप कह सकते हो। टेरेस कल्टीवेशन के बारे में देखिए बात कर रहा है ना। टेरेस कल्टीवेशन जो हम लोग करते हैं उसकी वजह से जो है हम लोग क्यों करते हैं? ताकि सोइल इरोजन को कम किया जा सके। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, यूपीएससी 2021, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, उसके अलावा जो है जो स्ट्रिप ऑफ ग्रास, जैसे आप फार्मिंग करते हो, अगर लेन में फार्मिंग करते हो तो लेन के बीच में जो जगह होती है, जैसे मान लो अपने यहाँ पे कुछ सब्जियां उगा रखी हैं, यहाँ पे कुछ सब्जियां उगा रखी हैं, तो इसके बीच में जो है घास वास लगा सकते हो ताकि जब बारिश आए तो यहाँ से पानी, इसको घास जो है वो सोइल को जकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, तो इसका सोइल इरोजन नहीं होता। तो कई सारे तरीके होते हैं सोइल के इरोजन को कम करने के लिए, है ना। स्ट्रिप क्रॉपिंग आप कर सकते हो। अगर बहुत तेज जहां पे हवाएं चलती हैं, जैसे राजस्थान वाला एरिया में, वहां पे आप पेड़ों की एक लाइन लगा सकते हो जिसकी वजह से हवा का जो है स्पीड कम हो जाती है और सोइल इरोजन कम होता है ना। कई सारे तरीके होते हैं, आप इन तरीकों से भी सोइल इरोजन को कम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ केस स्टडी हमें बताई गई है। अगर आप कोई मेंस वगैरह का आंसर लिखते हो तो इस तरह की केस स्टडी को हल्का फुल्का डेफिनेटली वहां पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो आज का फर्स्ट चैप्टर में इतना ही। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समय लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे हम लोगों ने जानने की कोशिश की, कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल करने की कोशिश की थी। चलिए, तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर। अभी हम लोग मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।